भारत एक ऐसा देश है जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर अगर किसी भी स्थान को लोकेट करना है तो हमें अक्षांश और देशांतर जैसी कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है, उनकी आवश्यकता होती है। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार अगर हम कोण में बात करें तो लगभग उसका डिफरेंस सेम है। 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। तो किलोमीटर में कितना है? ऑल दो हमारा एक पड़ोसी देश और है, लेकिन उससे हमारी सीमा रेखा नहीं लगती। वो पड़ोसी देश कौन सा है? तो कहते हैं भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलई मन्नार के बीच में केवल 32 किलोमीटर की दूरी है। लद्दाख से थोड़ा पूर्व की ओर चलेंगे चाइना की ओर तो कैलाश रेंज आ जाती है और फिर जास्कर रेंज। ये जो 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं को हम ट्रांस हिमालय के अंदर रखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है और इनमें से किस द्वीप के ऊपर है? हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है? तो आज हम करेंगे भारत स्थिति और संरचना। आज के कंप्लीट सेशन के बाद आपको भारत, उसकी बाउंड्रीज, आसपास के पड़ोसी देश, उनके बारे में भी जानकारी हो जाएगी और पूरे भारत को आप समझ पाएंगे। हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र, सबके बारे में आपको आज की क्लास के बाद एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ओके, तो मेरा नाम नवीन तंवर है। तो शुरुआत करते हैं बच्चा। 2026 के लिए हमारी ये सीरीज चल रही है, तो चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत के बारे में। आप जानते हो कि भारत एक ऐसा देश है जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध से मतलब समझ गए ना आप? भाई ये आपकी अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। सॉरी, ये 0 डिग्री जिसको आप बोलते हो इक्वेटर, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के उत्तर में जितना भी हिस्सा है पृथ्वी का, उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इस विषुवत रेखा के दक्षिण में जितना पृथ्वी का भाग है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, एक और हम गोलार्ध के हिसाब से हम पृथ्वी को एक और नजरिए से देख सकते हैं। जैसे हम बीचों बीच से हमने यहां से ड्रॉ की, तो ये हमने ईस्ट से वेस्ट ड्रॉ की और ये 0 डिग्री आप जानते हो अक्षांश है। एक हम लाइन आप जानते हो प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर, 0 डिग्री देशांतर के नाम से जिसे जानते हो आप, जो नॉर्थ से साउथ की ओर आती है। ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको आप क्या बोलते हो? प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में दुनिया के जितना भी पृथ्वी का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या है ये? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध है। और इस प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में दुनिया का जितना भी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। तो इंडिया पूर्णतः बच्चा, इंडिया की जो लोकेशन है वो यहां पे है ना? यहां पे एक देश के रूप में इंडिया की पोजीशन है। तो इंडिया पूर्णतः किसमें है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आप जानते ही होंगे। तो हमें पृथ्वी पर अगर किसी भी स्थान को लोकेट करना है तो हमें अक्षांश और देशांतर जैसी कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है, उनकी आवश्यकता होती है, जिससे हम दिखा सकते हैं कि कोई दुनिया का स्थान, देश या कोई भी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है। जैसे आप जानते होंगे, आप आम जीवन में भी आपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, जीपीएस जिसको आप बोलते हैं। उसमें भी बेसिकली हम क्या करते हैं? अक्षांश और देशांतर की हम उनकी पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी देश को समझना है या किसी महाद्वीप को समझना है तो पहले हमें देखना होगा उसका विस्तार कहाँ है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो 0 से धीरे धीरे नॉर्थ की ओर आएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी जो अक्षांश के मध्य है, ये लैटिट्यूडनल उसका एक्सपेंशन है। और अगर मैं ये कहूं कि पूर्व से पश्चिम की ओर भी तो विस्तार देखना है, तो ये प्राइम मेरिडियन था 0 से आगे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 180 इधर चलते हैं ईस्ट में, 180 हम वेस्ट में चलते हैं। ओके, तो यहां से अगर इंडिया की पोजीशन देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में पोजीशन है। तो इंडिया का पोजीशन बच्चा ये है। ओके, आ गई ये बात समझ में। अगर आप इन दोनों का अंतर देखो, ये 37 और 8 के बीच का डिफरेंस देखो तकरीबन कितना है, 29। भाई इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे कितना आएगा, 29 के आसपास। जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, वो भी 29-30 के आसपास है। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग एक जैसा सा ही है ना। तो इसमें अगर आप देखो इन दोनों का अंतर करोगे, भाई 97 25 में से 68 7 मिनट को अगर माइनस करोगे तो वैल्यू कितने के आसपास आएगी, 29 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस करोगे तो भी वैल्यू 29 डिग्री के आसपास आएगी। तो ये इसलिए आप ध्यान रखना कि भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार अगर हम कोण में बात करें तो लगभग उसका डिफरेंस सेम है। तो पहली बात तो ये हो गई, भारत क्या है बच्चा, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे नंबर 1 पे आप जानते हो रशिया की पोजीशन है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम बात करें स्थलीय सीमा रेखा, देखो स्थलीय सीमा रेखा से क्या मतलब है, कई बार आपने सुना होगा तट रेखा, कई बार सुना होगा आपने स्थल रेखा। स्थलीय सीमा रेखा का मतलब है कि भारत का वो हिस्सा जो समुद्र से नहीं लगता है ना। अगर हम बात करें यहां से, ये देखो ये पूरा जो हिस्सा है ये क्या है इंडिया की बच्चा, ये स्थलीय सीमा रेखा है, ये बाउंड्री है हमारी, दिस इज स्थलीय सीमा रेखा। आ रही है बात समझ में, ये स्थलीय सीमा रेखा है हमारी। फिर सेकंड होती है, आपने नाम सुना होगा जल या तट रेखा। तो इंडिया की अगर मैं तट रेखा की बात करूं तो जहां समुद्र से उसका हिस्सा लगता है, इधर गुजरात से लेके और अगर मैं कहूं इधर आपका है वेस्ट बंगाल तक। तो ये वाली जो है ये आपकी तट रेखा है और ये वाली जो है ये आपकी स्थलीय सीमा रेखा है। तो वो यही कह रहा है स्थलीय सीमा रेखा है लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी। और अगर बात करें तट रेखा, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल कर लेते, इधर जो ये जो द्वीप समूह है इनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं और यहां पे जो ये द्वीप समूह है इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और भारत के पूर्व में जो है यहां पे है बच्चा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और भारत के जो इधर इस साइड में है वेस्ट की ओर, इसको हम बोलते हैं अरब सागर। और आप नीचे तो जानते ही हो ये हिंद महासागर है बच्चा, हिंद महासागर में लोकेशन है इंडिया की। ठीक है, तो तट रेखा यानी कि पूरी एंटायर इधर गुजरात से लेके इधर वेस्ट बंगाल, अगर हम अपने द्वीपीय क्षेत्र को भी शामिल करें तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल करते हुए 11,098.81 किलोमीटर लंबी हमारी ये तट रेखा है। इसका मतलब भारत की स्थलीय रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई से अधिक है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई समझने लायक। अब आप कई बार कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी अपने को समझ में आनी चाहिए कि हमने बोला 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। तो किलोमीटर में कितना है, तो किलोमीटर में है बच्चा ये अगर आप उत्तर से किस में चल रहे हो, दक्षिण की ओर, तो ये है 3214 किलोमीटर, ये फिगर याद रखेंगे। फिर अगर हम इधर यहां से लेके और यहां तक देखें, अरुणाचल प्रदेश से लेके इधर गुजरात, इसके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 2930 किलोमीटर। तो इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट आप देख सकते हो थोड़ा कम है उससे, ये 2933 है, ये 3214 किलोमीटर है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स बच्चा, मतलब ये टॉपिक ही यही है, कहते हैं ना भारत की स्थिति लोकेशन, तो लोकेशन में हम यही समझ रहे हैं कि इंडिया क्या पोजीशन है, आजू बाजू कौन से देश है ना, उस पर ही हम बात करेंगे। फिर अगर आपने जानना होगा, आप फिजिकल ज्योग्राफी आपने अवश्य पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आप अवश्य जानते होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री वाली आपको पता है,
फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली को आप क्या बोलते हो? आर्कटिक वृत्त बोलते हो ना। तो इसी तरीके से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। वो कर्क रेखा हालांकि दुनिया के और भी महाद्वीपों से गुजरती है, लेकिन क्योंकि बात अभी हम भारत की कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ इंडिया पे ही फोकस रखेंगे। तो ये जो लाइन है बच्चा, ये जो लाइन है ये जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है ये है कर्क रेखा, है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा है तो लगभग भारत के बीचों बीच से जाता है। कर्क रेखा के उत्तर में जो भारत है इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय भारत बोलते हैं, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत है उसको हम उष्ण कटिबंधीय भारत बोलते हैं। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। वैसे ये बात मैं आपको भारत के जलवायु प्रदेश और भारत की जलवायु के समय भी इस तरह की बातें मैं आपको जलवायु से रिलेटेड बताने वाला हूं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यूपीएससी कई बार पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम है, इधर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है। ट्रिक है मगरमच्छ झपटा, है ना। एम से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, आर से राजस्थान, फिर एम से मिजोरम आता है बच्चा, दूसरा मिजोरम आ गया। 6 से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल और झपटा, है ना, तो हमने झपटा लिख दिया। ता से आ गया त्रिपुरा, है ना। तो ये कोड याद रखेंगे कि 8 वो राज्य जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा जा रही है, उसका ट्रिक भी मैंने आपको दिया है साथ के साथ। कुछ कुछ ट्रिक्स हमें चीजों को याद रखने में मदद करते हैं बच्चों। चले यहां से थोड़ा आगे चले। हमने कर्क रेखा को देख लिया। कई बार आपने एक सुना होगा मानक समय रेखा, है ना, मानक स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय रेखा, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो आपको पता है कि देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल हम टाइम के कैलकुलेशन में भी करते हैं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है बच्चा। समझ गए? वो सिंपल सा कैलकुलेशन आपको याद होगा कि 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। ओके, 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 को डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकता हूं। 1 डिग्री घूमेगी 60/15, 4 मिनट में। तो इस तरीके से हम देशांतरीय रेखाओं का इस्तेमाल पृथ्वी पर टाइम के कैलकुलेशन में करते हैं। जैसे अभी आप बोलते हो ना 10 बजे है, 11 बजे है, 12 बजे है, तो वो टाइम का कैलकुलेशन हम देशांतर रेखाओं से करते हैं, ठीक है। वो उसमें हेल्प करती है जो नॉर्थ से साउथ खींची जाती है। तो आप ग्रीन प्राइम मेरिडियन को जानते हो, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। ओके, यूरोप में वो इंग्लैंड से होकर गुजर रही है, फ्रांस से होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है, फिर अफ्रीका के 5 देशों से होकर गुजरती है, और दक्षिण में आपके अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो 3 महाद्वीप और 8 देशों से होकर गुजरती है वो प्राइम मेरिडियन। तो वहां से तो आप ग्लोबल टाइम कैलकुलेशन कर लेते हो कि उसके ईस्ट में टाइम क्या है, उसके वेस्ट में टाइम क्या है। फिर भारत को भी तो अपना समय कैलकुलेट करना है ना बच्चा। तो हमने जो भारतीय मानक रेखा खींची है ये लगभग भारत के, अगर ईस्ट वेस्ट में देखें, ईस्ट वेस्ट के लगभग, अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट जो विस्तार है उसके लगभग बीचों बीच से ये जा रही है। ये है बच्चा, ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा है बच्चा। और इसका जो वैल्यू है 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट है बच्चा। या मैं ये कहूं 82 डिग्री 30 मिनट, है ना, 30 मिनट है। ये आप बोलोगे यार सर ये 30 मिनट क्या है, डिग्री क्या है? अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा स्कूल के लेवल पे, वहां पे आपने देखा होगा
कि हम इस तरह से डिग्री, मिनट, सेकंड ऐसे हम कोणीय दूरी को नापने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहां से जा रही है बच्चा? ये भारत के यहां से। अगर पूर्व और पश्चिम के बीच का इंडिया का विस्तार देखें तो लगभग बीचों बीच से ईस्ट, आधा इंडिया और आधा इंडिया, ये मान के चल लो ऐसे कि इंडिया का जो विस्तार है 97 और इधर 68, तो इसकी अगर लगभग मिड वैल्यू निकाले तो ये 82 डिग्री, 82.5 डिग्री निकल के आती है। अब जैसे आपने ये तो जान लिया कि ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो अगली बात जो पूछी जा सकती है वो ये कि ये भारतीय मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी अपने को पता करना पड़ेगा। ओके, दूसरा, जैसे हमने देखा ये कर्क रेखा है और ये भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों एक दूसरे को काटती है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहां काटती है ये भी हमें पता होना चाहिए, तो ये बातें भी हम जानेंगे। चलो बच्चा, तो ये देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर जा रही है बच्चा? ये है उत्तर प्रदेश, यूपी है, उसके बाद कहां से जा रही है? मध्य प्रदेश से जा रही है, ये वाला जो है ये छत्तीसगढ़ है बच्चा, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, ये उड़ीसा है, ओके, और ये यहां पे क्या है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। 5 राज्य है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, तो अगर कई बार आपने सुना भी होगा कि ये कहां से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट से होकर जाती है, तो बस ये यूपीएससी लायक ये क्वेश्चन नहीं है, पर स्टेट सर्विस में अगर कभी पूछ ले तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आपकी जो मानक समय रेखा है बच्चा, है ना, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक है, कितने राज्यों से होके जा रही है? यूपी से होके जा रही है, एमपी से होके जा रही है, छत्तीसगढ़ से होके जा रही है, चौथा कहां से होके जा रही है? उड़ीसा से होके जा रही है, और पांचवा आंध्र प्रदेश। लिख लो, इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आया उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये तेलंगाना से होकर जाती है, तेलंगाना से होकर नहीं जाती, इस चीज को याद रखेंगे। 5 राज्यों से होकर जाती है भारत मानक समय रेखा, 5 राज्य, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। और ये लगभग भारत के, जैसे वो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जा रही थी, उत्तर और दक्षिण में डिवाइड किया था, इसी तरीके से भारतीय मानक समय रेखा भी अगर इधर हमारा जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट जो ईस्ट है, इसका लगभग ये मिड वैल्यू है ना, लगभग बीच का मान है ये, क्या? 82.5 डिग्री ईस्ट। चले बच्चे, यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि ये कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां कट करती है? देखो, ये छत्तीसगढ़ है बच्चा, छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो बेसिकली कहां से होके जा रही है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ का बच्चा कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है ये नाम आपने पहली बार सुना हो, ये वाला क्या है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट है बच्चा, कई बार इसको KOREA भी लिखा रहता है, तो ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है। क्या क्या होके जा रहा है कोरिया डिस्ट्रिक्ट से? इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पे, मतलब ये दोनों यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और फिर कोरिया डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन याद रखेंगे, कहां पे पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ने वाला है। चलो, अब भारत को समझने के बाद हमने इंडिया की पोजीशन देख ली, कहां से कहां है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में भी उत्तरी हिंद महासागर, विषुवत रेखा के दक्षिण वाला हिंद महासागर दक्षिणी हिंद महासागर, विषुवत रेखा के उत्तर वाला हिंद महासागर उत्तरी हिंद महासागर, और उसमें भी एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर है, ठीक है। भारत के हमने तटीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा को जान लिया, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को जान लिया, कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा को जान लिया,
और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, और भारत मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, ये हम जान चुके हैं। और वो दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं वो भी लोकेशन हमने देख ली है। नेक्स्ट है बच्चा, अब हम बात करेंगे भारत और उसके आजू बाजू के देश। ठीक है, अब ये देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो नई हमारी कोस्ट लाइन है वो 11,098.81 किलोमीटर है अभी, लेकिन सरकार ने बहुत सारे अपने मंत्रालयों की वेबसाइट पे उस इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन तो हम यहां कट कर लेंगे, क्योंकि कोस्ट लाइन हमारी कितनी हो चुकी है अब, ये सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट वहीं से उठाया मैंने, कोस्ट लाइन हो चुकी है 11,098.81, लेकिन अभी भी सरकार के कुछ आंकड़ों में अपडेट नहीं हुए, तो लिखा अगर आपको मिलता है तो कंफ्यूज मत होना बच्चा। कितना है ये? 11,098.81 किलोमीटर। ये मैंने होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ये पूरा डेटा उठाया है, गृह मंत्रालय भारत सरकार का। तो हम जानते हैं कि भारत के आजू बाजू में हमारे बहुत सारे पड़ोसी मुल्क है, उनकी लोकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहां देखूं मैं, ये जो देश है इस देश का नाम है नेपाल। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पे एक देश है बच्चा, ये देश है, आप इसके बारे में जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। यहां पे जो देश है ये वाला जो देश है इधर, ये है म्यांमार। यहां पे जो देश है, ये वाला जो देश है, ये है भूटान। क्या नाम है इसका? भूटान। और यहां पे है चाइना, चीन जिसको आप बोलते हो, और चीन के ही अधीन है तिब्बत। यहां पे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और यहां पे थोड़ा सा नॉर्थ में बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान। ठीक है, ये बच्चा कहानी है। ऑल दो हमारा एक पड़ोसी देश और है, लेकिन उससे हमारी सीमा रेखा नहीं लगती। वो पड़ोसी देश कौन सा है? ये पड़ोसी देश है इधर श्रीलंका। श्रीलंका है बच्चा, इससे हमारी कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती, लेकिन ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। तो पड़ोसी देश कौन से हो गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यहां पे दिया भी हुआ है कि किस देश के साथ हमारा कितनी लंबी सीमा रेखा है। तो आप देख सकते हो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा रेखा है। फिर सेकंड नंबर पे आता है चाइना, 3,488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल, पांचवें नंबर पे म्यांमार, छठे नंबर पे भूटान, और सातवें नंबर पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भी हमारी छोटी सी सीमा रेखा लगती है 106 किलोमीटर लंबी। ओके, और ये सरकार की वेबसाइट पे खुद सरकार ने ही डाली हुई है। सॉरी, बहुत सारे एक सेकेंड बच्चा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर बांग्लादेश और इससे अफगानिस्तान से तो कहाँ ही बॉर्डर लगता है, ये वाला क्षेत्र तो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। वो ठीक है, वो हम उसको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मान रहे, वो हमने नाम भी लिखा हुआ है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि उसने भारत उसको मान्यता नहीं देता, अवैध रूप से उसको कब्जे में रखा हुआ है। तो ये इन सब देशों से हमारा बॉर्डर लगता है। तो कई बार यूपीएससी पूछ लेगा सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा किससे लगती है और सबसे छोटी सीमा रेखा किससे लगती है। एक नाम को याद रखना हो तो कई बार ठीक है, लेकिन कई बार 4-5 देशों के नाम दे दिए और ये पूछ लिया स्थलीय सीमा रेखा का घटता क्रम या स्थलीय सीमा रेखा का बढ़ता क्रम, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तब हमें साथ के साथ नाम याद होने जरूरी है। तो उसका एक कोड बनाया हुआ है मैंने, बांग्लादेश को बी से, चाइना को सी से, पाकिस्तान को पी से, नेपाल को एन से, म्यांमार को एम से, भूटान को बी से, और अफगानिस्तान को ए से। ठीक है, तो हमने क्या कोड बन गया? बचपन, BCPN, बचपन से ही MBA करने का सपना होगा किसी का। तो बी से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, बस सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से है, इसलिए सबसे पहले बांग्लादेश है। तो बचपन से ही क्या है, फिर से याद कर लो, बचपन से ही MBA करने का सपना है, किसी का होगा, तो इस कोड को हम याद रखेंगे। ठीक है,
अब दूसरे तरह का प्रश्न यहां से क्या आ सकता है, दूसरे तरह का प्रश्न ये आ सकता है बच्चों कि यूपीएससी पूछ ले कि नेपाल का बॉर्डर भारत के किन किन राज्यों से लगता है, कितने राज्यों से लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर भारत के कितने राज्यों से लगता है, चाइना का बॉर्डर भारत के कितने राज्यों से लगता है, बांग्लादेश का कितने राज्यों से लगता है, म्यांमार का कितने राज्यों से लगता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, एक तरह का प्रश्न ये भी बन सकता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस कंट्री के साथ कितने राज्यों का बॉर्डर लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मैंने आपको दिखाई दिया, यहां पे नेपाल है, फिर से मैं लिख देता हूं, ये भूटान है ताकि आपको याद रहे, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ये म्यांमार है, ये आपका चाइना है, और ये इधर है पाकिस्तान, और इधर है अफगानिस्तान। ठीक है, ये देश हो गए। ओके, हमने कोड भी याद कर लिया, जो ट्रिक बनाई थी हमने वो ट्रिक मैं वापस से लिख देता हूं। बचपन से एमबीए करने का सपना था किसी का, है ना। चलो, आप में से भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे एमबीए करने की सोच रहे हो या कर चुके हो। चलिए, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं पड़ोसी देश चाइना के बारे में। ये चाइना है बच्चा, चाइना आप देख सकते हो, चाइना इधर से देखो, चाइना से बॉर्डर लग रहा है ये सब। ठीक है, फिर बीच में ये नेपाल आ जाता है, फिर इधर सिक्किम आ गया, फिर ये भूटान आ गया, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो इधर किससे लग रहा है बच्चा, लद्दाख से बॉर्डर लग रहा है, हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर लग रहा है, उत्तराखंड से बॉर्डर लग रहा है, उसके बाद यहां सिक्किम से बॉर्डर लग रहा है, और यहां अरुणाचल प्रदेश से चाइना का बॉर्डर लग रहा है। तो टोटल हमारी 3488 किलोमीटर लंबी यहां पे सीमा रेखा है। चाइना के साथ जो हमारे कुछ विवाद है, अगर आपने देखा होगा, थोड़ा लद्दाख में हमारा टेंशन है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे ऐसी कोई टेंशन वाली पोजीशन नहीं है। फिर थोड़ा यहाँ सिक्किम के इधर है ना, कुछ सालों पहले डोकलाम विवाद भी हुआ था, आपने सुना होगा, और उसके बाद इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पे भी टेंशन है, थोड़ा टेंशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इधर इन दोनों स्टेट के जो बाउंड्री है, बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ, वहां कोई इतना मेजर इश्यू नहीं है। ठीक है, तो चाइना के साथ जो हमारी ये सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा है, ये आप जान सकते हो। इस वाले है ना पार्ट को मैंने दिखा दिया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहां सिक्किम हो गया। सिक्किम के साथ कुछ साल पहले यहां पे विवाद हुआ था, अगर आपको याद हो, डोकलाम विवाद था, चाइना, भूटान और इंडिया तीनों कंट्री वहां पे थे, और ये इधर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये इधर वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं इसका हम चाइना के साथ, ये सेंट्रल सेक्टर है, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो ये पूरा का पूरा जो दिखाया हुआ है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न सेक्टर है, जो रेड वाला है बच्चा। ठीक है, ये मिडिल सेक्टर दिखाया हुआ है, और ये जो ब्लू वाला है ये ईस्टर्न सेक्टर, ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ है ये ईस्टर्न सेक्टर है। तो यहां देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर इंडिया चाइना बॉर्डर का, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। इस जो मिडिल सेक्टर है, इस मिडिल सेक्टर में टेंशन नहीं है, मिडिल सेक्टर में कोई ऐसा टेंशन नहीं है, लेकिन इधर वेस्टर्न में और इधर ईस्टर्न में हमारा चाइना के साथ थोड़ा सा टेंशन है। इधर अक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया, कई बार गलवान वैली वाला सुनते हो, इधर आप डोकलाम के बारे में तो आपको पता ही है, और अरुणाचल प्रदेश को तो चीन कई बार अपने नक्शे में ही दिखा देता है और बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश उसी का हिस्सा है। ठीक है, चले, तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, सेकंड जो देश है पाकिस्तान, तो 1947 में बनी थी बच्चा, रेड क्लिफ अवार्ड के तहत। ओके, तो देश का विभाजन का परिणाम है। तो ये जो विभाजन के समय सर सिरिल रेड क्लिफ थे ना, उनके नाम पे हमने पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है उसको हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया उसको हमने नाम दिया बच्चा रेड क्लिफ के नाम से, आप जानते हो। अच्छा, चीन के साथ भी आपको याद रखना होगा, चीन के साथ जो वेस्ट में है ना, चीन के साथ अगर आप इधर देखो, इधर यहां पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOA बोलते हैं बच्चा। ठीक है, और फिर इस साइड पे है मैकमोहन लाइन, उसको भी याद रखना।
लेकिन पाकिस्तान के साथ क्योंकि वेस्ट में ही बॉर्डर लगता है, उसका नाम हमने रखा है क्या, रेड क्लिफ लाइन। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और किन किन क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन चल रहा है? तो प्रमुख विवाद है वो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में, और सर क्रीक है गुजरात का, वहां हमारा विवादित क्षेत्र है। और किन किन राज्यों से बॉर्डर लगता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब से बॉर्डर लगता है, राजस्थान से बॉर्डर लगता है, गुजरात से बॉर्डर लगता है। 3 तो राज्य हो गए। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारे 2 यूटी हो गए। ठीक है, तो इनसे, इन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों से पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा लगती है। तो आप यहां देख सकते हो, ये पाकिस्तान है, दिस इज पाकिस्तान। यहां गुजरात का बॉर्डर है, ये राजस्थान का बॉर्डर है, ये पंजाब का बॉर्डर है, ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, और ये लद्दाख का बॉर्डर है। थोड़ा मैप में भी आपको दिखाता चलूं ताकि आपको ये याद रहे। चलिए, फिर भारत और बांग्लादेश, कहां है बांग्लादेश की लोकेशन बच्चा? देखो ये रहा, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश। ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा। ठीक है, ये बीच में पूरा देश बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का बॉर्डर देखो बच्चा, यहां से वेस्ट बंगाल से लग रहा है। वेस्ट बंगाल देखो बच्चा, यहां से यहां से यहां से यहां तक जा रहा है, ये वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल से लगता है, फिर इधर असम से, इधर से भी लगता है, इधर से भी लगता है, ये मेघालय से लगता है, इधर त्रिपुरा से लगता है, और इधर मिजोरम से लगता है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा है, 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ओके, सेम जो पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा रेखा थी, उसी टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था। तो उस टाइम पे क्योंकि रेड क्लिफ की अध्यक्षता में वो सीमा रेखा निर्धारित हुई थी, तो ये भी किसके तहत ही निर्धारित हुई थी? रेड क्लिफ अवार्ड के तहत ही, है ना। और उस टाइम पे बंगाल प्रांत है, आप जानते हो, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में विभाजित हो गया था, और वो पूर्वी बंगाल बाद में आप जानते हो बांग्लादेश के रूप में है, और वो पूर्वी पाकिस्तान भी हो गया था। ये आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये सारी कहानी पढ़ोगे। हमारा उद्देश्य क्या है, इसकी लोकेशन क्या है और किन किन राज्यों की इससे सीमा रेखा लगती है। तो असम मैंने दिखा दिया, वेस्ट बंगाल से सीमा रेखा है, मिजोरम से है, मेघालय से है, और त्रिपुरा से है। 5 राज्यों से इसकी सीमा रेखा लगती है, और सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। फिर भारत और म्यांमार, म्यांमार ये पड़ोसी देश यहाँ है, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था बच्चा। तो ये क्या है, इधर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है, इधर नागालैंड का, इधर मणिपुर का, और इधर मिजोरम का। 4 राज्यों का बॉर्डर लगता है। और अरुणाचल, म्यांमार के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा है ना बच्चा, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश की है। सबसे लंबा बॉर्डर म्यांमार के साथ किसका लगता है? अरुणाचल प्रदेश का लगता है, 520 किलोमीटर लगभग, 520 किलोमीटर। ये चीज याद रखना। ओके, तो बेसिकली इसकी जो सीमा रेखा है मोटे तौर पे ब्रह्मपुत्र और जो म्यांमार की एक नदी है जिसको इरावदी नदी या अय्यरवाड़ी के नाम से बोला जाता है। तो यहां पे क्या होता है बच्चा, बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं है, यहां से कुछ नदियां इस साइड है और कुछ नदियां इस साइड है। तो ऐसा कोई ऊंचा उठा हुआ उच्च भूमि है ना, जो 2 अलग अलग साइड में जाने वाले रिवर बेसिन को अलग करता हो, उसको हम जल विभाजक भी बोलते हैं। जल विभाजक मतलब कोई ऊपर उठा हुआ इस भूखंड का हिस्सा है। अब कोई ऐसे पर्वतनुमा है बच्चा, इधर से कोई नदी इधर जा रही है, कोई नदी इधर जा रही है। सपोज करो इधर एक्स नदी जा रही है, इधर वाई नदी जा रही है। तो हम इस ऊपर उठे हुए जो उच्च भूमि के भाग को क्या बोलेंगे कि जल विभाजक की तरह काम कर रहा है। इसके एक साइड रिवर का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसके दूसरी साइड रिवर का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसको हम जल विभाजक के नाम से भी जानते हैं। चले, तो अब किस किस से बॉर्डर लगता है बच्चा? अरुणाचल प्रदेश से, है ना, नागालैंड से, मिजोरम से और मणिपुर, 4 राज्यों से बॉर्डर लगता है। और यहाँ की जो पहाड़ियां है बेसिकली हिमालय का ही विस्तार है, पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और ये पहाड़ियां म्यांमार और भारत के बीच में जो नदियां बह रही है उनके लिए जल विभाजक के रूप में भी काम करती है। बस इस चीज को याद रखेंगे हम। जल विभाजक क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आया भारत और नेपाल का बॉर्डर। ये नेपाल देश है बच्चा, ये नेपाल है। ये देखो किस किस राज्य से लग रहा है, इधर देखो उत्तराखंड से बॉर्डर लगता है, इधर उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगता है, इधर बिहार से बॉर्डर लग रहा है, इधर सिक्किम से बॉर्डर लग रहा है। और यहां देखो ये ग्रीन ग्रीन भी है ना, ये ग्रीन ग्रीन,
इसका बॉर्डर नेपाल का वेस्ट बंगाल से भी लगता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिमी बंगाल से सीमा रेखा नहीं लगती है नेपाल की। ओके, तो 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। ओके, तो काफी छिद्रित सीमा है, इसको हम बोलते हैं पोरस बाउंड्री है। छिद्रित सीमा का मतलब क्या होता है, इजिली आया जाया जा सकता है ना। ऐसे हमने कोई बाड़ाबंदी तो नहीं कर रखी, और कोई ऐसा कोई बीच में नेचुरल बाउंड्री भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई पहाड़ भी नहीं है। इजिली इधर से उधर, नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल में जाया जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं सीमा ये काफी क्या है, छिद्रपूर्ण है। लोग यहाँ पे बेरोक टोक इजिली आ जा सकते हैं। वो ठीक है, कानून के तहत जो प्रावधान होंगे एक देश से दूसरे देश में जाने के, उनको जरूर फॉलो किया जाता है। ठीक है, आ जाए भूटान के साथ आ गए। दिस इज भूटान बच्चा, देखो अभी ये रहा भूटान। भूटान के एक साइड देखो अरुणाचल प्रदेश, भूटान के एक साइड असम है, इधर वेस्ट बंगाल है और इधर है सिक्किम। और भूटान के नॉर्थ में तो आप जानते ही चाइना है। तो हमारे 4 भारतीय राज्य है, बॉर्डर लगता है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से ये बॉर्डर लगता है। और भारत और भूटान के संबंध काफी आपस में मैत्रीपूर्ण है। और जो इन दोनों देशों के बीच में जो सीमा रेखा है बच्चा, कभी पूछ लिया जाए किस संधि का या किस ट्रीटी का परिणाम है, तो 1865 में एक सिनचुला की संधि हुई थी, उसके तहत भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा एस्टेब्लिश हुई थी। याद रहेगा, आपके पास एक एटलस जरूर होना चाहिए बच्चों, है ना। एटलस होने से क्या होगा, ज्योग्राफी, जानते हो ना क्या विषय पढ़ रहे हो आप, ज्योग्राफी। तो ग्राफिक्स बहुत है बच्चा इसमें। और जब तक आप मैप को, डायग्राम को, एटलस को नहीं देखोगे, ज्योग्राफी कैसे समझोगे। ये इतिहास के जैसा विषय नहीं है, ना ये पॉलिटिकल साइंस के जैसा है, ना पॉलिटी जैसा, ना इकोनॉमी जैसा। ज्योग्राफी में तो जब तक आप मैप नहीं देख रहे, मैप को नहीं समझ रहे, या डायग्राम्स है, अगर आप ज्योग्राफी के अंदर जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान को समझना चाहोगे, या भारत के भूगोल को समझना चाहोगे, तो सब जगह डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये चीजें इसको इंटरेस्टिंग भी बनाती है। तो आपके पास एक एटलस भी होना चाहिए। तो एटलस में ढूंढते रहो खुद से, अच्छा सही बता रहे थे सर ने, हाँ ऐसा ही है। तो ये आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। फिर श्रीलंका, मैंने बताया श्रीलंका के साथ हमारी कोई स्थलीय सीमा नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये पड़ोसी देश है। तो हमें पता होना चाहिए कि श्रीलंका और भारत के बीच में क्या क्या कहानी है। कई बार आपने नाम सुना होगा बच्चा कि भारत, इधर आप जानते हो बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यहां पे कई बार आपने नाम सुना होगा एक शब्द का, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य सुना है क्या आपने नाम, जिसको आप स्ट्रेट बोलते हो, स्ट्रेट। जल डमरू मध्य दरअसल क्या है, इधर कोई बड़ा जल निकाय है, कोई सागर इधर भी है बच्चा, कोई दूसरा सागर या महासागर इधर भी है। इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करने वाला जो एक संकीर्ण जल का मार्ग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। तो भारत, यहां पे देखो बच्चा, यहां पे क्या है बच्चा, यहां पे है पाक स्ट्रेट। कभी पूछ ले पाक स्ट्रेट की लोकेशन क्या है, ये पाक स्ट्रेट है बच्चा। तो इधर से इधर का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। यहां पे आपकी 2 इंपॉर्टेंट और वाटर बॉडीज है। यहां देखो लिखा है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपने सुना होगा, यहां गल्फ ऑफ मन्नार है। और इस साइड जो है, इस साइड इधर है पाक बे, ये देखो पाक बे है। और ये क्या है, पाक स्ट्रेट, PALK है, PALK पाक स्ट्रेट। जब हम बोलते हैं तो एल साइलेंट हो जाता है इसमें। तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे इस साइड है, और यहां पे है पाक स्ट्रेट। ये श्रीलंका है और इधर इंडिया है। ठीक है, इंडिया का भी जो कौन सा स्टेट लगता है बच्चा, इधर तमिलनाडु हमारा राज्य है। तो यहां पे लिख रहे हैं भारत और श्रीलंका एक दूसरे से पाक जल डमरू मध्य नामक एक संकीर्ण और उथले समुद्री जल के द्वारा अलग होते हैं। और अगर भारत और श्रीलंका के बीच के 2 नियरेस्ट लोकेशन को देखें, तो कहते हैं भारत में तमिलनाडु के तट पे तो है धनुषकोडी, और श्रीलंका के अंदर एक जाफना प्रायद्वीप है, उसकी लोकेशन मैं दिखाऊंगा, वहां पे है तलाई मन्नार। तो कहते हैं भारत के धनुषकोडी
और श्रीलंका के तलई मन्नार के बीच में केवल 32 किलोमीटर की दूरी है। और वहीं पहले एक आदम ब्रिज भी है ना। इन दोनों बिंदुओं को एडम ब्रिज बनाने वाले टापुओं के एक समूह के द्वारा जोड़ा जाता है। पहले बोलते ना एडम ब्रिज है, वो रामायण में भी आपने सुना होगा कि श्रीलंका तक एक पुल बना दिया था, है ना। तो बेसिकली हाँ उसके एविडेंसेस है, लेकिन वो अभी सबमर्ज्ड है बच्चा, है ना। सबमर्ज का मतलब समुद्री जल के नीचे डूबा हुआ है वो, ठीक है। नेचुरल एक वो है आपका वो। तो ये देखो ये तमिलनाडु है बच्चा। फिर आप चलो, आपने नाम सुना होगा रामेश्वरम, ये रामेश्वरम है। और थोड़ा सा और चलो, इंडिया का ही हिस्सा है ये है बच्चा धनुषकोडी, ये धनुषकोडी है। और ये श्रीलंका है। श्रीलंका की यहां पे जाफना प्रायद्वीप है, ये देखो जाफना। और यहां पे इस जाफना प्रायद्वीप के ऊपर एक लोकेशन है तलई मन्नार। तो हम कह रहे हैं इस धनुषकोडी से इस तलई मन्नार का जो ये डिस्टेंस है केवल 32 किलोमीटर है। आप इजिली जा सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में। तो रामेश्वरम, धनुषकोडी, आपको पता है गल्फ ऑफ मन्नार इधर थी, पाक बे इधर थी, बीच में जो स्ट्रेट था उसको हमने पाक स्ट्रेट बोला। ये सारी चीजें याद रखना आप अच्छे से। तो ये हो गया इंडिया का, हमने क्या बोला, लोकेशन। लोकेशन में क्या देखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, भारत मानक समय रेखा, भारत के अड़ोसी पड़ोसी के देश, और किन देशों से किस किस की राज्य की बाउंड्री लगती है। इस टाइप के प्रश्न आ जाता है, जैसे यूपीएससी पूछ लेगा इनमें से किस राज्य का बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगता है। तो इंस्टेंट अगर आपने वो देखा नहीं तो ये रटने वाली चीज है ही नहीं बच्चा। आपने लेकिन अगर बांग्लादेश देख लिया था, पता चल गया यार हाँ बांग्लादेश के वेस्ट में तो वेस्ट बंगाल था, नॉर्थ में असम था, फिर मेघालय था, फिर वापस से असम का हिस्सा लग गया था, फिर त्रिपुरा से भी बॉर्डर था, और फिर मिजोरम से भी था। ये आपने देखा हुआ है। तो देखी हुई चीजें दिमाग में सेट हो जाती है। और ज्योग्राफी में जिस बच्चे ने अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लिया, मैप को, डायग्राम को स्टडी कर लिया, ज्योग्राफी आसान हो जाती है। मैं तो हमेशा से ही कहता हूं, पिछले 10-11 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पढ़ाए हुए हमेशा सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर आप जो क्लास में बोलते हो ना, देखो इस डायग्राम को, देखो इसकी लोकेशन को, देखो इस यहां पे क्या हो रहा है, वो ग्राफ और वो डायग्राम बच्चों को एग्जाम हॉल में याद आते हैं, ठीक। तो आप इसको बच्चों तसल्ली से देखना, जिस तरह से ये चीजें दिखा रहा हूं मैं, देखना इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के अंदर, ओके, है ना। हाँ ये बात समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करना, ओके। थोड़ा आगे चलते हैं बच्चा। एक तरह का जैसे मैंने एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया। इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया जैसे कैसे, देखो यहां पे 9 राज्य थे हमारे जिनका बॉर्डर समुद्र से लग रहा था। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल लग रहा है, इनका बॉर्डर समुद्र से लगता है। फिर कुछ राज्य थे जैसे हमारे राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ओके, वेस्ट बंगाल, इन सब के भी इंटरनेशनल बाउंड्री है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी ना तो समुद्र से कोई सीमा लगती और ना किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती। वो केवल 5 ऐसे बच्चा राज्य है, आप इसको देख सकते हो। राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां मैंने साफ लिखा है नो कोस्टल और इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज। ऐसे कितने हमारे स्टेट है, यूटीज की बात नहीं कर रहा। यूटीज में फिर आप याद रखना चंडीगढ़ की लोकेशन, दिल्ली की लोकेशन, अगर वो यूटी को शामिल करके पूछता है यूपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन, तब आंसर दूसरा हो जाएगा। तब यूटी में हम किसकी बात याद रखेंगे, यहां पे बच्चा हमारा दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है। इनकी भी ना तो कोई समुद्र से सीमा रेखा लगती, ना किससे लगती, किसी पड़ोसी देश से लगती। अभी मैं बात कर रहा हूं राज्य की। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनका बॉर्डर ना तो किसी देश से लगता, पड़ोसी देश से, और ना समुद्र से लगता। पहला राज्य हरियाणा, आप देख सकते हैं, दिस इज हरियाणा। लैंड लॉक स्टेट है ये, चारों तरफ जमीन है। दूसरा यहां पे क्या है, मध्य प्रदेश, ये देखो मध्य प्रदेश, इसकी भी किसी ना पड़ोसी मुल्क से सीमा लगती, ना किसी समुद्र से सीमा रेखा लगती। दूसरा स्टेट हो गया बच्चा। तीसरा है छत्तीसगढ़, ये देखो छत्तीसगढ़ है। फिर कौन सा है, झारखंड, ये देखो झारखंड। और फिर क्या है, तेलंगाना, ये तेलंगाना है।
इन पांचों को छोड़ के आप भारत का कोई भी राज्य पे उंगली रख के देख लो बच्चा, इन पांचों राज्यों को छोड़ के कोई भी राज्य देख लो, सबकी जो बाउंड्री है या तो समुद्र से किसी की बाउंड्री या तो समुद्र से लगेगी, और अगर समुद्र से नहीं लग रही तो किसी पड़ोसी देश से लगेगी। तो 5 राज्य है बच्चा, ये हरियाणा, ये मध्य प्रदेश, ओके, दिस इज तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। ये लो, आप किसी पे भी उंगली देख, राजस्थान पाकिस्तान से लगती है, समुद्र से नहीं लग रही तो किसी पड़ोसी देश से लग रही है। आप महाराष्ट्र की बात कर लो, समुद्र से लग रही है, अरब सागर से लग रही है। उड़ीसा को देख लो, इधर बंगाल की खाड़ी से लग रही है। बिहार को देखो, बिहार समुद्र से नहीं लगता लेकिन इधर नेपाल से बाउंड्री लग रही है। तो इसलिए क्या बोला मैंने यहां पे, ऐसे राज्य जिनकी ना तो कोई कोस्टल बाउंड्री है या ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो 5 राज्य ऐसे है, 5 राज्य ऐसे है। इन 5 राज्यों का नाम आप याद रखना, ठीक। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं भारत। भारत की लोकेशन हमने जान ली बच्चा। अब असली दूसरा मुद्दा है कि भारत में कई बार आपने सुना होगा उत्तर में हिमालय, फिर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीपीय भारत, मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, सुना है ना, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। तो भारत को अगर हमें जानना है तो भौगोलिक रूप से या उसको हम किस तरीके से डिवाइड करें, है ना, तो इसको हम कहते हैं भौतिक विभाजन। तो भारत को समझने के लिए हमने इसके बच्चा विभाजन किए, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। तो ये जो दिखाया हुआ है मैंने, ये रेड ये क्या है, सब हिमालय बच्चा। उसके बाद ये पश्चिम में क्या दिखाया, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये क्या दिखाया यहां पे, पूरा प्रायद्वीपीय भारत है बच्चा, ये प्रायद्वीपीय भारत। फिर यहां पे क्या है, उत्तर भारत का मैदान, ओके। फिर यहां समुद्र, बंगाल की खाड़ी की ओर जो तटीय मैदान है उसको पूर्वी तटीय मैदान, और इधर अरब सागर की ओर जो मैदान है उसको पश्चिमी तटीय मैदान, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर अरब सागर की जो ओर है उनको हमने बोला लक्षद्वीप समूह। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे हम, है ना, ब्रीफ में जानेंगे, ब्रीफ में। चलो, तो ये पूरा हिमालय क्षेत्र है बच्चा। हिमालय आप जानते हो, ऊपर पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ, जिससे एक तरफ हिंदुकुश माउंटेन रेंज है, इधर कुनलुन माउंटेन रेंज है, इधर हमारी कराकोरम जाके मिल जाती है। यहाँ पे पामीर की गांठ है, पामीर का पठार भी, या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। फिर यहां से आप देख रहे हो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, फिर ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हिमालय, इस तरीके से पूरा हिमालय है। फिर हिमालय इधर आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहा है। तो यहां पे आपने कई बार सुना होगा हिमालय का विस्तार कहां से है, आप बोलते हो पूर्व में नामचा बरवा और पश्चिम में यहां पे नंगा पर्वत की लोकेशन दिखा रखी है क्या इन्होंने, नहीं दिखा रखी। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक आपका पूरा ग्रेट हिमालय फैला हुआ है। एक एक करके सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है ये हिमालयी क्षेत्र है, इसके बारे में हम जानते हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले जानेंगे हिमालय बना कैसा। आप जानते हो कि हिमालय को एक नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। वलित पर्वत मतलब अभी नया बना है। और वलन कैसे हुआ कि दो ज्योमॉर्फोलॉजी में आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है, कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है क्रस्ट मेंटल कोर का नाम सुना है ना, सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर। तो पूरा क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। और वो स्थल मंडल कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। याद रखना, क्रस्ट मत बोलना, स्थल मंडल बोलना है। स्थल मंडल कई हिस्सों में विभाजित है, और उन हिस्सों को हमने क्या बोला, उस हिस्सों को हमने बोला प्लेट। और वो प्लेट पृथ्वी के अंदर की एनर्जी है, उन प्लेट्स में मूवमेंट होता है। कभी वो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती है, कभी एक दूसरे से दूर चली जाती है, कभी एक दूसरे के समानांतर मोशन करती है। कुछ बड़ी प्लेट होती है, कुछ छोटी प्लेट होती है, ठीक है। और आज से करोड़ों साल पहले, है ना, कार्बोनिफेरस युग में, आज आपको जो ये 7 महाद्वीप दिखते, सातों के सातों एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हमने पेंजिया नाम दिया था। और पेंजिया को चारों तरफ से घेरने वाला सिंगल ओशन था, जिसको हमने पेंथालसा बोला। समय के साथ साथ वो पेंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। उस पेंजिया का उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेंशिया, और उस पेंजिया का दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड।
और जो दक्षिणी हिस्सा है गोंडवाना लैंड, उसी गोंडवाना लैंड वो बाद में टूटा, उसी से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया और उसके अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप बने बच्चा। इंडियन प्लेट जुड़ी हुई थी गोंडवाना लैंड से, वो गोंडवाना लैंड से भी इंडियन प्लेट अलग हुई और वो उत्तर की ओर चलना शुरू करी। तो एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, उस यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का आपस में टकराहट हुई। इन दोनों के बीच में एक छिछला सागर था, छिछला मतलब कम गहरा, शैलो, जिसके अंदर बहुत सारे अवसाद थे। उन अवसादों पे क्या हुआ, इधर से इंडियन प्लेट गई और इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन करना, छेपन करना शुरू किया। और इन अवसादों में क्या पढ़ा बच्चा, इन अवसादों में संपीडनात्मक बल ने काम किया और संपीडन से कुछ क्या हुआ, वो अवसाद ऊपर की ओर उठ गए और वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इस तरीके से आपकी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय माउंटेन निर्मित हुआ। और एक बार के में नहीं बना, अलग अलग फेज में बना। ग्रेट हिमालय बना, फिर मिडिल हिमालय बना, शिवालिक बना, ट्रांस हिमालय भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इस तरह से हिमालय बना हमारा, ठीक है। तो पृथ्वी पर बहुत सारे अगर कॉन्टिनेंट देखोगे ना बच्चा, हर कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे माउंटेन्स है। याद रखना सारे के सारे माउंटेन एक साथ नहीं बने, माउंटेन बनने के 4 फेज आए हैं बच्चा, है ना। प्री कैम्ब्रियन, कुछ माउंटेन इस दौर में बने, कैम्ब्रियन, ओके, कैलिडोनियन, ये आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, ठीक है। हर्सिनियन और अल्पाइन, ये पर्वत निर्माण के 4 फेज हुए हैं बच्चा। और दुनिया के अलग अलग पर्वत अलग अलग फेज में निर्मित हुए। तो जैसे हमारा हिमालय, यूरोप के अंदर आल्प्स हो गए, उत्तर अमेरिका के अंदर रॉकीज और दक्षिण अमेरिका के अंदर एंडीज जो माउंटेन बने, ये सब अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग का फेज था, अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। हर्सिनियन पर्वत निर्माण का दौर था, कुछ इसमें बने। कैलिडोनियन पर्वत निर्माण का फेज था, कुछ इसमें बने। और प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माण का फेज था, कुछ इसमें बने। तो यहीं पे मैंने लिखा है अल्पाइन माउंटेन बिल्डिंग के समय आपका क्या बना है, इस अल्पाइन में बना है आपका हिमालय। याद रखेंगे क्या, इस फेज में बना है। तो हिमालय कहां है, इधर लद्दाख से लेके उधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, और फिर अगर देखो तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक फैला हुआ है। तो सिंधु नदी से लेके पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र के बीच में फैला हुआ है, लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व बच्चा। और हिमालय पश्चिम में थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, पश्चिम की साइड 500 किलोमीटर तक चौड़ा है और पूर्व में ये 200 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक है। टोटल हिमालय का क्षेत्रफल देखोगे तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अब हिमालय को पढ़े कैसे, हिमालय को बहुत सारे ज्योग्राफर्स आए, उन्होंने बोला हम कुछ हिमालय का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्टडी करेंगे, कुछ ऐसे बोले कि नहीं हम प्रादेशिक दृष्टिकोण से स्टडी करेंगे, कुछ और टेक्निकल हो गए, उन्होंने बोला हम हिमालय को जियोलॉजिकली स्टडी करेंगे। जियोलॉजिकल मतलब चट्टानें कैसी, कहाँ कितना फोर्स लगा है ना, किस एंगल पे झुकी हुई है, वो थोड़ा टेक्निकल है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम हिमालय को देखेंगे 2 दृष्टिकोण से, हिमालय का भौगोलिक विभाजन और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जो हिमालय का भौगोलिक विभाजन है 3 तरीके से फिर इसको हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, हिमालय पर्वतमाला, ट्रांस हिमालय और पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय। हिमालय पर्वतमाला को 3 हिस्से में डिवाइड किया, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय। ट्रांस हिमालय, उसके बारे में बताऊंगा, ट्रांस हिमालय के अंदर क्या क्या आता है, और पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय, तो ये ध्यान रखना बच्चा। फिर हम सिडनी बुराड़ एक ज्योग्राफर आए, उन्होंने बोला यार हिमालय को हम रीजनल तरीके से, प्रादेशिक दृष्टिकोण से भी विभाजित कर सकते हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस हिसाब से आपने कभी कभी नाम सुने होंगे, ठीक है। तो एक एक करके अब हिमालय को हम देखते हैं भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन मतलब मैं ये समझा रहा हूं, इसमें भी सबसे पहले मैं आपको हिमालय पर्वतमाला, जिसमें हम शिवालिक, मध्य और महान हिमालय को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवालिक, ठीक है। शिवालिक मतलब ये है कैसे बच्चा, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये कुछ ऐसे है, समझो। ये सबसे ऊपर है
महान हिमालय, दिस इज महान हिमालय, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। उसके बाद है मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय बोलते हैं। और सबसे बाहर की ओर है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हम पहले शिवालिक की बात करेंगे, शिवालिक के उत्तर में ही मध्य हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो सबसे बाहर की ओर है, यानी कि गंगा के मैदान की ओर है, उत्तर भारत के मैदान की ओर है। औसत ऊंचाई 600 मीटर से 1500 मीटर, कम ऊंचा है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है। जो आपको हरिद्वार ऋषिकेश में जो दिखता है ना, वो ये वाला है। इसे वाह्य हिमालय भी कहते हैं। वाह्य क्यों? क्योंकि इधर से अगर हम देखें, उत्तर भारत के मैदान की ओर से अगर हम देखें, तो सबसे पहले ये आएगा। इसके और उत्तर में जाओगे तो मध्य हिमालय, इसके और उत्तर में जाओगे तो ग्रेट हिमालय आएगा, और ग्रेट हिमालय से भी आगे जाओगे तो ट्रांस हिमालय आ जाएगा। लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसको वाह्य हिमालय या आउटर हिमालय भी बोलते हैं बच्चा, आउटर हिमालय, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। चौड़ाई क्या है? पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, मैंने पहले ही बताया था, हिमालय पश्चिम की साइड ज्यादा चौड़ा है और पूर्व की साइड चौड़ाई थोड़ा कम है। पूर्व में अगर हम इसकी देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर ही चौड़ा है, और पूर्व में जहां हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पूर्व की ओर ये जाके मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के साथ मर्ज हो जाता है। समझ गए? ये फाइनली आके सब ईस्ट में क्या हो जा रहे हैं, ये सब आपस में यहां मर्ज हो जा रहे हैं ईस्ट की ओर। तो यहां इस शिवालिक हिमालय के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी है? जम्मू की पहाड़ियां है ना, जम्मू कश्मीर में, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में, धांग रेंज है, दुंदवा रेंज है उत्तराखंड के अंदर, जो है वो शिवालिक हिमालय का ही पार्ट है। फिर नेपाल के अंदर चूरिया घाट पहाड़ियां है, वो शिवालिक के अंदर है। शिवालिक के बाद आता है मध्य हिमालय। तो इसके क्या है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के एक तरफ ग्रेट हिमालय, एक तरफ शिवालिक, तो बीच में है। तो महान और शिवालिक के लगभग पैरेलल है। इसकी ऊंचाई इसके कंपैरिजन में ज्यादा ऊंचा है, इसके कंपैरिजन में कम ऊंचा है। 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई है। यहां पे पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, ये इसके अंदर महान मध्य हिमालय के अंदर बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो कई बार आपने नाम सुना होगा, पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधार श्रृंखला, मसूरी, उत्तराखंड जहां आपका लबासना है वहां की जो पहाड़ियां है, मसूरी रेंज है, फिर नाग टिब्बा, ये सब इधर ही है। बहुत सारी घाटियां भी है, जैसे आपने नाम सुना होगा कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, ये सब मध्य हिमालय के अंदर है। क्योंकि हिमालय नेपाल में भी विस्तृत है, इसलिए बार बार नेपाल के भी नाम आ रहे हैं बच्चा। कुछ आपने हिल स्टेशन के नाम सुना होगा, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, सुने हैं ना, ये सब के सब कहाँ है? मध्य हिमालय में। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चक्राता, डलहौजी, धर्मशाला, ये सब कुछ मध्य हिमालय के अंदर आते हैं। फिर आता है महान हिमालय, सबसे उत्तर में है तीनों हिमालय में, शिवालिक, मध्य और ग्रेट हिमालय में सबसे नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है। इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। आंतरिक क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से एंट्री कर रहे हो, किधर से बच्चा? देखो ऐसे, जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, आप इधर से जा रहे हो तो सबसे पहले शिवालिक आया, फिर मिडिल हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। तो ये शिवालिक है तो सबसे बाहर शिवालिक, ये सेंटर में है, और ये सबसे नॉर्थ में है। तो सबसे अंदर अगर इधर से चल रहे हो तो सबसे अंदर कौन सा है? आंतरिक हिमालय है। इसको केंद्रीय हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। औसत ऊंचाई इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई यही है, 6000 मीटर की ऊंचाई है। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक ये फैला हुआ है। यहां कुछ प्रमुख चोटी है, जैसे आपने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वो सब इधर ही है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, लाहौत्से, मकालू, धौलागिरी। यहां याद रखना ये धौलाधार रेंज है और ये धौलागिरी पीक है बच्चा, चोटी है। मनसालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, गुरला मंधाता, त्रिशूल, बद्रीनाथ, गोसाईथन, ये सब महान हिमालय की पर्वत चोटियां है। ठीक है, चले आगे। फिर पूर्वांचल पहाड़ियां जो उत्तर पूर्वी भारत में है, जो आपकी नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम, त्रिपुरा, वहां जो फैली हुई है। तो बेसिकली हिमालय ऐसे बच्चा पश्चिम से पूर्व गया और यहां के बाद ऐसे मुड़ जाता है। तो ये पश्चिम, यहां से यहां जो पश्चिम से पूर्व है वही ग्रेट, मिडिल और शिवालिक हिमालय। फिर यहां के बाद ये साउथ की ओर मुड़ जाता है। तो यहां पे एक बैंड आ गया इसमें। वो जब हिमालय निर्मित हुआ उसके पीछे का जियोलॉजिकल प्रोसेस है कि वो यहां से बैंड क्यों हुआ, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने का एंगल और बाद में उनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ,
उसकी वजह से बच्चा यहां पे ये मुड़ गया, थोड़ा इधर से भी मुड़ा और थोड़ा सा इधर से भी मुड़ा। इन दोनों मुड़ाव को एक टेक्निकल नाम दिया गया अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़ नाम दिया गया। सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं इसको हम ज्योग्राफी में। ठीक है, ये ज्योमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, ज्यादा नहीं फैलेंगे यहां पे। तो यहां इसके बाद ये साउथ की ओर आ गया, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर इधर त्रिपुरा, ये सारी जो पहाड़ियां है इनको हमने पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम दिया। तो अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक भारत म्यांमार की सीमा रेखा पर फैली हुई है। ऊंचाई नॉर्थ में ज्यादा है और साउथ की ओर, नॉर्थ मतलब इधर नागालैंड में ज्यादा है, मणिपुर में और कम है, मिजोरम में ऊंचाई और कम हो जाएगी। तो यहां पटकई बुम है, नागा पहाड़ियां है, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, ये सब क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं इसको। फिर यहां नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है बच्चा, और मिजो पहाड़ियां जिन्हें लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। ओके, फिर ट्रांस हिमालय आया। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय समझ गए ना? ट्रांस हिमालय क्या है? जो ग्रेट हिमालय के भी नॉर्थ में है, समझ गए भाई? ये आपका समझो ये कैसे है, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। इसके नॉर्थ में, यहां पे इसके नॉर्थ में है बच्चा, यहां पे ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। तो ये देखो, ये ट्रांस हिमालय भी फिर इसके हिस्से है। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जो सबसे ऊपर उत्तर की ओर जो पहाड़ियां है, उनको कराकोरम रेंज, उनके साउथ में है लद्दाख, लद्दाख से थोड़ा पूर्व की ओर चलेंगे चाइना की ओर तो कैलाश रेंज आ जाती है, और फिर जास्कर रेंज। ये जो 4 पर्वत श्रृंखलाएं है, इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं को हम ट्रांस हिमालय के अंदर रखते हैं, या पार हिमालय। पार हिमालय क्यों बोला? क्योंकि हिमालय के अंदर तो 3 थी, शिवालिक, मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय। ये शिवालिक है, मिडिल है, ग्रेट हिमालय। इस ग्रेट हिमालय के भी नॉर्थ में है ये, तो हिमालय को पार करके है, तो ट्रांस हिमालयन रेंज है। ठीक, कई बार इनको तिब्बत हिमालय भी बोल दिया जाता है। और ये कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों तो इंडिया में है बच्चा। इसी लद्दाख का जो चाइना की ओर विस्तार है या तिब्बत की ओर विस्तार है, उसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज। कैलाश रेंज, याद रखना इस चीज को। तो महान हिमालय के उत्तर में है, तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। प्रमुख श्रृंखलाएं इसके अंदर कराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, जिसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों इंडिया में है। ये कैलाश वाली इंडिया में नहीं है, ये उधर तिब्बत साइड में है, चाइना साइड में है। ओके, तो ट्रांस हिमालय में भारत की, समझो बच्चा, 2 चीजें याद रखना। अगर यूपीएससी कभी ये पूछ ले भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भारत की, तो कराकोरम के अंदर K2 है 8611, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर पूछ ले हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय तो कौन सा था बच्चा? ये हिमालय के अंदर किसको हम शामिल कर रहे हैं? शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय। ठीक है, तो इस ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे ऊंची हिमालय की पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, लेकिन एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, ये तो नेपाल में है। फिर इंडिया में महान हिमालय की सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है बच्चा कंचनजंगा। ये है बच्चा कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये क्या है? ये हिमालय में नहीं है बच्चा, किसमें? ट्रांस हिमालय। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो कराकोरम के अंदर कुछ और भी पर्वत चोटियां हैं। गैसेरब्रुम 1 है, इसको हम हिडन पीक के नाम से जानते हैं। ब्रॉड पीक एक और चोटी है, गैसेरब्रुम 2 है। तो ये कुछ और चोटियां हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत में कंचनजंगा, याद रखना इसको। फिर हिमालय का हमने बोला तीसरा, हमने एक विभाजन देखा था, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो सर सिडनी बुराड़ ज्योग्राफर हुए, उन्होंने बोला हम हिमालय को एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं। भाई पश्चिम में हम जानते हैं सिंधु नदी है, इधर हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, बीच में और भी बहुत सारी नदियां हैं, सतलुज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी। तो इन नदी घाटियों के बीच में, मतलब सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में एक हिमालय है। फिर सतलुज और काली नदी के बीच में हिमालय का कुछ हिस्सा है। फिर काली और तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का कुछ हिस्सा है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय का कुछ हिस्सा है। तो उसको नाम दिया गया। जो सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय,
काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। इसमें भी अगर हम देखें, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर लंबा, कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और असम हिमालय 750 किलोमीटर लंबा है। तो प्रादेशिक दृष्टिकोण से अगर यूपीएससी पूछ ले पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है? नेपाल हिमालय, और सबसे ज्यादा ऊंचा भी यही है। सबसे कम विस्तृत कौन सा है? कुमाऊं हिमालय, केवल 320 किलोमीटर लंबा है। तो पंजाब हिमालय को देखो कहां कहां फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश, है ना, इसको अन्य नाम है इसका कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय ये भी बोला जाता है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये सारी पर्वत श्रेणियां किस में आ जाती है? पंजाब हिमालय में। तो अगर आपको कभी पंजाब हिमालय लिखा मिल जाए या आपको कभी हिमाचल हिमालय लिखा मिल जाए तो समझ जाना ये सिडनी बुराड़ वाला क्लासिफिकेशन चल रहा है। ओके, फिर कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं भी दो हिस्सों में, कुमाऊं का पश्चिमी हिस्सा और कुमाऊं का पूर्वी हिस्सा। जो कुमाऊं के पश्चिमी हिस्से को है ना, जो पश्चिम वाला हिस्सा, इसको गढ़वाल हिमालय और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, ये इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और पर्वत चोटियां भी है। पंजाब हिमालय से ज्यादा ऊंचा है कुमाऊं हिमालय, ऑल दो इससे कम लंबाई है, ये 560 किलोमीटर लंबा है, ये 320 किलोमीटर लंबा। तो यूपीएससी कैसा प्रश्न पूछ सकता है? पूछ सकता है कि भाई ये नंदा देवी या ये कामेत कौन से हिमालय में पड़ते हैं? वो दे देगा पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुछ ऐसे नाम देगा, तो आपको पता रहेगा ये कुमाऊं के अंदर है। ठीक, फिर आया नेपाल हिमालय। हिमालय का सबसे लंबा भी है और हिमालय का सबसे ऊंचा हिस्सा भी है, वही माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, चोआया, लाहौत्से, सब इधर ही पड़ रहे हैं बच्चा। फिर आया असम हिमालय, 750 किलोमीटर लंबा है, सिक्किम के अंदर, असम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। तो यूपीएससी दो तरह के प्रश्न पूछेगा। असम हिमालय किसके बीच में है? नदियों के बीच में। कौन सी दो नदियों के बीच में? याद रखना, नेपाल किन नदियों के बीच में है, कुमाऊं किन नदियों के बीच में है, पंजाब किन नदियों के बीच में, और इनकी कुछ पीक्स के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। ये रहेगा इस प्रकार का प्रश्न। आगे चलते हैं। तो ये हो गया बच्चा, उत्तर में हिमालय को पूरे को हमने देख लिया, मैंने आपको दिखाया था ना मैप, ये पूरा हिमालय देख लिया। अब हम देखेंगे उत्तर भारत का मैदान, फिर हम देखेंगे मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, अंडमान निकोबार, ऐसे हमें पूरा करना है ये। आ जाओ, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान किसके बीच में है? दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है, उत्तर में हिमालय उनके बीच में है। और दरअसल हिमालय से निकलने वाली नदियों ने और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने वो जो टेथिस था, टेथिस उस सागर को भरना शुरू कर दिया और उसको भर दिया, और लगभग, है ना, प्लीस्टोसीन काल में ये निर्मित हुआ। प्लीस्टोसीन काल, अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला टॉपिक अवश्य पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, कि भाई हम जानते हैं प्री कैम्ब्रियन दौर था, है ना, पढ़ा है क्या आपने? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, ऐसे पृथ्वी के पूरे हमने 450 करोड़ वर्ष को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। तो एक भाग है आपका प्लीस्टोसीन, है ना, लगभग 10 लाख साल पहले, ये मान के चलो। इस टाइम पे निर्मित हुआ, हिमालय से निकलने वाली नदियों ने और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने इसको निर्मित किया है। तो पश्चिम में राजस्थान से लेके, यहां राजस्थान से लेके बच्चा पूर्व में असम तक ये फैला हुआ है। ओके, तो चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, 300 किलोमीटर चौड़ा है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई थोड़ा कम हो जाती है, 150 किलोमीटर। इसको हमने फिर कई हिस्सों में डिवाइड किया, राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर ये गंगा का जो मैदान है उसको भी 3 हिस्सों में, ये वाला जो मैदान है इसको ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ये निम्न गंगा का मैदान, ऐसे हमने डिवाइड किया। और फिर इधर जो असम में है उसको हमने ब्रह्मपुत्र का मैदान बोला। तो इसको विभाजन कैसे किया? राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान भी हमने 3 हिस्सों में, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर और बांगर क्षेत्र, सुना है ना कि भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, फिर ये क्या है बच्चा, खादर और बांगर क्या है। तो दरअसल हमने इसको विभाजित करने का, इसको इस तरह से विभाजित किया अलग दृष्टिकोण से कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदी आई, जब हिमालय से आई तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके आई। तो हिमालय से जैसे ही मैदान हरिद्वार ऋषिकेश में उतरेगी तो आपने देखा होगा बड़े बड़े गोल गोल पत्थर से मिलेंगे आपको वहां पे, तो वो क्या है बच्चा, ये भाबर क्षेत्र है। और हिमालय से निकलने वाली कुछ छोटी सी नदियां तो इन पत्थरों के नीचे नीचे ही चलती रहती है। कुछ बड़ी नदियां है, गंगा है, वो तो ऊपर भी नजर आती है, कुछ छोटी नदियां उन पत्थरों के नीचे नीचे से ही प्रवाहित होती रहती है। तो ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, सबसे पहले पहाड़ पे थे तो पहाड़ी ढलान के साथ नदियों के साथ आ गए, अब मैदानी क्षेत्र आ गया, मैदानी क्षेत्र में नदी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेके चले, तो बोले भैया तुम बोझ हो, तुम यहीं रुको। तो यहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर डिपॉजिट हो गए भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र में बहुत छोटी छोटी नदियां जो विलुप्त हो गई थी, आगे जाएंगे तो क्या होगा, अचानक से वो नदियां जो यहां भाबर क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही थी, तराई क्षेत्र में दिखना शुरू हो जाती है। तो यहां फिर बनता है तराई क्षेत्र। फिर तराई क्षेत्र के बाद फिर आगे नदी चल रही, नदी का वो हिस्सा जो बिल्कुल नदी से, नदी के आसपास का वो हिस्सा जो नदी से सटा हुआ है, अगर हर साल बाढ़ आ जाए नदी में तो वहां पे नदी का पानी फैल जाता है, उस क्षेत्र को तो हमने बोला खादर क्षेत्र। लेकिन नदी का वो हिस्सा, नदी के आसपास का वो हिस्सा, भाई सपोज करो ये नदी चल रही है बच्चा, नदी के बिल्कुल सटा हुआ हिस्सा है ना, जहां हर साल नदी का जल प्रवेश कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खादर क्षेत्र है। लेकिन ये नदी चल रही है और नदी से कई किलोमीटर दूर, 20 30 50 किलोमीटर दूर कोई क्षेत्र है जहां नदी का जल नहीं पहुंचता, हर साल नदी का बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, अगर नदी में बाढ़ आ जाए तो उस क्षेत्र को हमने क्या बोला, बांगर क्षेत्र। तो खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से है। ठीक है। फिर आते प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, ये एक त्रिभुज के जैसा है, उल्टे त्रिभुज के जैसा है ना। इसके उत्तर में उत्तर भारत का मैदान, इस साइड आप जानते हो पश्चिमी घाट है बच्चा। प्रायद्वीपीय पठार में भी कुछ आपके पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पे है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट बोलते हैं बच्चा, है ना। और यहां पे है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो इधर है पूर्वी घाट, इधर है ये आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बेसिकली ये पहाड़ी क्षेत्र को नाम दिया गया है यहां पे। तो आपने ये भी सुना होगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अनाईमुदी है, याद है क्या, यहीं लिख देता हूं, अनाईमुदी, अनाईमुडी है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पहले याद होगा आपको मलयगिरी, आपने कभी पढ़ा होगा, महेंद्रगिरी, मलयगिरी जो भी है, वो नहीं है बच्चा, है ना। अब बच्चा जिंदागढ़ा है, आंध्र प्रदेश के अंदर है जिंदागढ़ा, याद रखना। ये 2011 के बाद एक और सर्वे हुआ और उस सर्वे में बोला गया कि नहीं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आंध्र प्रदेश के अंदर है, जिंदागढ़ा में, है ना। याद रखना, ये अपडेट हो चुकी है। और इधर अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। फिर आपने कई बार सुना होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, यहां नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। एक और पहाड़ियां है नीलगिरी की पहाड़ियां, वहां पे ये दोनों मिलते हैं। चलो, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मैंने कर लिया। तो पश्चिमी घाट इधर गुजरात से लेके इधर तमिलनाडु तक है, पूर्वी घाट भी तमिलनाडु से चलते चलते फिर आपका इधर उड़ीसा तक आ जाते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत बच्चा, उत्तर में उत्तर भारत का मैदान है, इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, और बीच में पूरा जो पठारी क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। वैसे तो पठारी क्षेत्र है लेकिन कहीं कहीं उसमें मैदानी क्षेत्र भी आपको मिलते हैं, तो मिक्स्ड है। प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय भारत में आपको मैदान भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, पहाड़ियां भी मिलेगी। इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग अलग हिस्से आपने नाम सुना होगा। तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई देखोगे 600 से 900 मीटर है। किन चट्टानों से बना है, आर्कियन समय में नीस चट्टानें और शिष्ट चट्टानों से बना है। यहाँ पे बहुत सारे पठार है, पहाड़ियां है, नदी घाटियां है, ये आपने अवश्य सुना होगा। तो यहाँ के देखना इंपॉर्टेंट है, ये मैप बच्चा मेरे द्वारा ही बनाया गया है, याद रखना, इसलिए मैंने लिख भी दिया पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर इंडिया बाय नवीन तंवर सर।
ठीक है, मैंने मेरा नाम भी लिख दिया क्योंकि ये मेरा ही बनाया हुआ। अगर आपको अभी कहीं गूगल पे मिल जाए ये वाला, तो सबसे पहले मेरा ही बनाया हुआ था, आज से 4 साल पहले ही मैंने ही बनाया था। ठीक, एग्जैक्ट लोकेशन डालिए, ये अरावली है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहां विंध्यन पर्वतमाला और विंध्यन के दक्षिण में सतपुड़ा। ठीक है, तो अरावली के जस्ट पूर्व में यहां पे मेवाड़ का पठार, ये देख लो बच्चा, मेवाड़ पठार। फिर इसके थोड़ा सा और ईस्ट में जाओगे, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। यहां से थोड़ा सा इधर की ओर आओगे, इसको आप बोलते हो मालवा का पठार। दिस इज मालवा का पठार, मालवा पठार। फिर आप इधर आ जाओ, यहां पे देखो बुंदेलखंड का पठार, ये पूरा पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। फिर है बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड के थोड़ा सा आगे जाओ, यहां पे ये देखो, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये बघेलखंड पठार लिखा हुआ है मैंने। फिर यहां पे आओगे छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी भाग है, उसको हम बोलते हैं हजारी भाग पठार, और छोटा नागपुर के पठार के दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं रांची का पठार। ठीक है, फिर आप जब उत्तर पूर्वी भारत में चले जाते हो तो गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, कार्बी, एंगलोंग पठार, ये सब नाम सुने होंगे। तो दरअसल ये सब क्या है बच्चा, ये सब के सब प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है उत्तर पूर्वी भारत में। क्योंकि आपने देखा ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक की मैंने बात की, फिर नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, इन सब की बात मैंने कर ली। लेकिन यहीं पे गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, ये पहाड़ियां है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कार्बी एंगलोंग पठार आपने नाम सुना होगा असम के अंदर, वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है उधर। ठीक है, फिर और चलो, फिर यहां आपने नाम सुना होगा कभी दक्कन का पठार, दक्कन का पठार सुना है ना। तो दक्कन के पठार पे भी बहुत सारे, उसको हमने सब डिवीजन किया हुआ है। दक्कन के पठार के जो बिल्कुल उत्तर में, इसको हमने बोला महाराष्ट्र का पठार। फिर यहां दक्कन के पठार का दक्षिणी हिस्सा है, इसको हमने बोला कर्नाटक पठार, और कर्नाटक के पठार को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। कर्नाटक के पठार का ऊपरी हिस्सा जिसको हमने मैदान बोला, और कर्नाटक के पठार का दक्षिणी हिस्सा उसको हमने बोला मलनाड। क्या बोला, मैदान, और ये क्या है, मलनाड। फिर यहीं पे है तेलंगाना का पठार। ठीक है, और यहां पे आप देखो बस्तर का पठार या दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो ये है। तो इस तरीके से पूरा प्रायद्वीपीय भारत है बच्चा ये। फिर से याद रखना ऐसे ही, अरावली, मेवाड़ का पठार, ठीक है, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर 2 हिस्सों में बटा, हजारीबाग पठार, रांची का पठार, उत्तर पूर्वी भारत में गए मेघालय पठार, शिलोंग पठार जिसमें गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, कार्बी एंगलोंग पठार, ये सब किसके है, प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है। फिर प्रायद्वीपीय भारत में आपने नाम सुना होगा दक्कन का पठार, दक्कन के पठार पे भी फिर और छोटे छोटे पठार है। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार फिर 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, बटा हुआ है। कर्नाटक के पठार का उत्तरी हिस्सा मैदान, कर्नाटक के पठार का दक्षिणी हिस्सा मलनाड। उसके बाद आप तेलंगाना का पठार, बस्तर का पठार, ये सब यहीं पे है। ठीक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की हमने बात कर ली। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। चलिए अब बात करते हैं भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र की। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र आप जानते हैं ये मरुस्थल है, तो कहां कहां किन राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है ये। ओके, तो भारत में इसका 85% है और पाकिस्तान में 15%, यानी कि जो डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में फैला हुआ है। इंडिया में 85% है, पाकिस्तान में 15% है। भारत का टोटल जितना ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके 4.56% हिस्से पे मरुस्थल है। आज से लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले ये निर्मित हुआ। ठीक है, इसको भी फर्दर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसका पश्चिमी हिस्सा ज्यादा शुष्क है, इसका पूर्वी हिस्सा उतना शुष्क नहीं है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा इधर होती है, इधर 25 से ज्यादा वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। ओके, फिर आता है ये तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब क्या है बच्चा, देखो ये आपका हमने अभी देखा, ये प्रायद्वीपीय भारत था, इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट है बच्चा, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, इधर अरब सागर है।
तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है उसको हमने बोला पश्चिमी तटीय मैदान, और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में जो तटीय मैदान है उसको हमने बोला पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं भारत की कुल तटीय भूमि गुजरात से लेकर बंगाल तक 11,098.1 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप भी शामिल है। 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश, टोटल अगर हम देखें केंद्र शासित प्रदेश और टोटल कितने राज्य है, टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने, 13 राज्य। तो आप जानते हो इधर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये राज्य हो गए। फिर केंद्र शासित प्रदेश आप जानते ही हो, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है, वो सब आपको पता है। ठीक है, तो कच्छ के रण से यहां, ये कच्छ, इस क्षेत्र को बच्चा कच्छ बोलते हैं, ये कच्छ क्षेत्र है, और ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं काठियावाड़। ये कच्छ है, ये है कच्छ, और ये वाला क्षेत्र है काठियावाड़। तो कहता है कच्छ से लेके इधर वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। तो बड़ा मैंने फिर काठियावाड़ के बारे में बता दिया, कई बार बच्चे हो जाते हैं काठियावाड़ क्या है, तो कच्छ के दक्षिण में है, इसके काठियावाड़ के बीच वाले भाग में कुछ आपकी ऊंची पहाड़ियां है, ऊंचे क्षेत्र है बच्चा, है ना। जैसे आपने मांडव पहाड़ियां, उसी में माउंट गिरनार है, गिर फॉरेस्ट का नाम सुना होगा जहां पे गिर लायंस मिलते हैं, तो गिर श्रृंखला है, गिर फॉरेस्ट है, ये सब कहां पे, मांडव पहाड़ियां, गिर रेंज, इस काठियावाड़ में ही है। अब बात करते हैं इस पश्चिमी तटीय मैदान को हमने अलग अलग नाम दिए, और पूर्वी तटीय मैदान को भी हमने अलग अलग नाम दिए। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उसको हमने नाम दिया गुजरात का मैदान। तो बेसिकली ये मुंबई, गुजरात से लेके मुंबई तक फैला है। फिर मुंबई से गोवा के बीच में जो तटीय मैदान है उसको हमने बोला कोंकण तट। फिर गोवा से मंगलोर, है ना, कर्नाटक के अंदर मंगलोर है, एक है बच्चा बेंगलुरु और एक है मंगलोर, दोनों अलग लोकेशन है। तो गोवा से मंगलोर के बीच में है, उसको हमने कनारा या कर्नाटक तट भी बोल देते हैं। फिर मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में जो केरल में फैला हुआ है उसको हमने मालाबार तट बोला। मालाबार तट, कर्नाटक तट या कनारा तट, कोंकण तट, गुजरात मैदान। ठीक है, ये काठियावाड़ है और उधर कच्छ है। फिर पूर्व की ओर चलो, यहां पे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के नॉर्थ में तमिलनाडु में आंध्र तट, ओडिशा का तटीय क्षेत्र तमिलनाडु के अंदर है कोरमंडल तट, सॉरी, आंध्र प्रदेश के अंदर है आंध्र तट, और उड़ीसा के अंदर इसको हम बोलते हैं उत्कल तट। तो ये तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट के बीच, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच ये फैले हुए हैं। समुद्र के तटीय, जैसे आपने नाम सुना होगा ना गोवा, तो गोवा का तटीय क्षेत्र बेसिकली क्या है, कोस्टल एरिया है, वो समुद्र के नजदीक का मैदानी क्षेत्र है वो, उसकी हम ये यहां पे बातें कर रहे हैं। अब आते हैं लास्ट सबसे उसमें कि भारत का द्वीपीय क्षेत्र कौन सा है। तो आप जानते हो ये भारत है, इधर अरब सागर है बच्चा, इधर बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में जो आपके द्वीप है उनको हमने लक्षद्वीप समूह बोला, और इधर बंगाल की खाड़ी में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला हमने उनको। ठीक है ना, यहां पे आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पे भी आपने देखे होंगे ऐसे 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 ऐसे। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में वैसे तो बच्चा सैकड़ों द्वीप है, लेकिन कई बार इंपॉर्टेंट द्वीप हमें पता होना चाहिए, पूछ लेता है बित्रा आइलैंड किधर है, इधर लक्षद्वीप में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जो समाचारों में भी चर्चा में रहती है और यूपीएससी के पीवाईक्यूज में कभी ना कभी पूछे गए हैं, जैसे बित्रा आइलैंड है, किल्तन आइलैंड है, कदमत आइलैंड है, कवारत्ती आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड है, ये सब क्या है, लक्षद्वीप के है। फिर यही हमारा एक पड़ोसी देश भी है मालदीव बच्चा, ये मालदीव मैंने अलग से लिखा है, ये कंट्री है, भारत का हिस्सा नहीं है, अलग से एक देश है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड हो गए। कई बार यूपीएससी कुछ सुना होगा आपने, 10 डिग्री चैनल, है ना, कोकोस चैनल, ग्रेट चैनल, डंकन पास, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो चैनल होते क्या है, तो चैनल कुछ नहीं होते बच्चा, एक नैरो, क्या है बच्चा, जल, गतिशील जल के नैरो पैसेज होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चे, जैसे कदमत, ये कवारत्ती और मिनिकोई आइलैंड है, तो इसके बीच में जो ये गतिशील जल है इसको हमने क्या बोला, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री क्यों बोला, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नजदीक है। फिर यहां देखो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल,
तो यूपीएससी ने ऐसे कई बार पूछा 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो मालदीव मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, मिनिकॉय कवरत्ती के बीच में। आपका एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, बता दोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। ये आपका होमवर्क है आज की क्लास का। फिर हम बात करते हैं बच्चा कहां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले उत्तर में है कोको आइलैंड, तो ये कोको आइलैंड म्यांमार के है। फिर आपने अंडमान और निकोबार, तो अंडमान और निकोबार, अंडमान में भी बहुत सारे द्वीप है ना, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड है। नॉर्थ उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर निकोबार में कार निकोबार, तिलांचंग, कोमोरता निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, ऐसे है। कई बार आपने नाम सुना होगा नारकोंडम द्वीप, ये रहा उत्तरी अंडमान के नजदीक है। कई बार आपने सुना होगा भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां है, वो ये रहा मिडिल अंडमान के ईस्ट में है। ओके, कई बार आपने अंडमान सागर का नाम सुना होगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ईस्ट में जो सागर है उसको अंडमान सी बोलते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की कौन सी है, तो सैडल पीक है। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक हाईएस्ट चोटी है। फिर मिडिल अंडमान में एक माउंटेन रेंज है, डियावालो है। साउथ अंडमान में माउंट हैरियट है। फिर यहां पे देखो बच्चा, यहां पे एक आइलैंड है कच्छल आइलैंड, तो निकोबार का हिस्सा है यहां पे। फिर आपने माउंट थुलियर कहा है, तो ग्रेट निकोबार के ऊपर माउंट थुलियर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कई बार आपने सुना होगा इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी के बाद जल के अंदर डूब गया, तो ये इंदिरा पॉइंट है बच्चा। यहां पे भी बहुत सारे चैनल है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, पूछेगा भैया कोको चैनल किसके बीच में है, तो ये म्यांमार का कोको आइलैंड और भारत का उत्तरी अंडमान द्वीप है उसके बीच में है। फिर वो आपसे पूछ लेगा डंकन पासेस किसके बीच में, यूपीएससी ने पूछा भी है, डंकन पैसेज पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है, किसके बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, लिटिल अंडमान और निकोबार कार निकोबार के बीच में। ग्रेट चैनल कहां है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। तो इस टाइप से भी वो पूछेगा। यहां भी आपका एक होमवर्क है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है और वो राजधानी इनमें से किस द्वीप के ऊपर है। 2 होमवर्क है आज की क्लास के जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कमेंट सेक्शन में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है और इनमें से किस द्वीप के ऊपर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है। ओके बच्चों, तो आज वाला सेशन तो हमारा हो गया। आज के सेशन में हमने पूरा जान लिया भारत की लोकेशन और भारत का पूरा भौतिक विभाजन जान लिया। उत्तर में हिमालय, उत्तर भारत के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और बेस्ट ऑफ लक।